नमस्कार। आज हम विज्ञान के पहले पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए पहले देखे गए क्रियाकलाप को अपने आगे आसपास बढ़ाते की हैं। वस्तुओं को देखिए, जैसे कि टेबल, हम पानी को तब तक कॉपी, गर्म करते रहते हैं जब पत्थर, तक तापमान 100 हवा, डिग्री सेल्सियस पहुंच पेड़ जाता है। पौधे इत्यादि। हम पिछले वीडियो से यह क्या आप जानते इन्हें हैं कि छू पानी सकते अब हैं? उबलने लगेगा। आप कहेंगे हाँ, जब पानी इनको उबलने छुआ लगता जा है तब सकता है। तापमान को देखें। आप इन वस्तुओं के पिछले बारे में और क्रियाकलाप क्या की कह तरह सकते हैं? इस बार पानी के उबलने पर तापमान स्थिर क्या हो इनका जाता है। आकार और बनावट एक जैसा है? क्या आप बता सकते हैं नहीं, कि ऐसा क्यों हो रहा है? ना तो ये दिखने में एक समान है और ना ही इनकी बनावट एक जैसी है। जैसे संगलन की टेबल और प्रसुप्त कॉपी, ऊष्मा की तरह वाष्पीकरण पानी की और गुप्त पत्थर, ऊष्मा भी होती है। भाप और ब्लैकबोर्ड। इसका मतलब पर यह अब है सवाल कि ये जब उठता पानी है को कि 100 क्या डिग्री ये सेल्सियस वस्तुएं तक हर गर्म मामले किया में अलग जाता हैं? है और अधिक गर्मी दी जाती है, प्राचीन तो काल से सभी मनुष्य गर्मी इन चीजों को कणों द्वारा समझने का प्रयास आकर्षण के करता आ बलों रहा से है। मुक्त होने में उपयोग हो भारतीय जाती है। वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा, आकर्षण के जिन्हें सभी हम बलों से मुक्त पंचतत्व भी होने के कहते हैं। बाद कण गैसीय ये अवस्था में पंचतत्व जा हैं पाते हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल अब हम और वाष्पीकरण आकाश। की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित उनके कर अनुसार सकते हैं। इन 5 तत्वों से ही सब वस्तुएं बनी हैं। क्वथनांक पर वायुमंडलीय दबाव उसके पे बाद 1 यूनानी किलो द्रव वैज्ञानिकों को ने गैस में वस्तुओं बदलने को के लिए 5 नहीं 2 आवश्यक वर्गों गर्मी में ऊर्जा बांटा, की मात्रा को सजीव और वाष्पीकरण की निर्जीव। गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। आजकल के वैज्ञानिक वस्तुओं के वर्गीकरण का क्या आप और निम्नलिखित बेहतर प्रश्नों का तरीका निकाल उत्तर दे चुके हैं। सकते हैं? हम किसी इस द्रव का पाठ में इस क्वथनांक सवाल क्या के होता जवाब है? देंगे कि हमने जिन जिन वाष्पीकरण की वस्तुओं गुप्त की ऊष्मा बात क्या की, होती है? उनके गुण क्या क्या हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 ये सब मिनट का वस्तुएं समय लें बनी और किस यह चीज से अपनी हैं? कॉपी में लिख लें। टेबल का आकार निश्चित क्यों रहता है और पानी का आकार बदल कैसे जाता है? हम क्यों हवा को अंदर सांस में खींच पाते हैं पर पत्थर को नहीं? आइए ये सब जानने का प्रयास करते हैं। अपने आसपास की वस्तुओं को देखें। टेबल, किताब, पानी, पत्थर या ब्लैकबोर्ड। क्या आप इन सब वस्तुओं में कुछ समान गुण बता सकते हैं? भार। जब भी हम इन वस्तुओं को उठाते हैं तो हमको भार महसूस होता है। इसका मतलब इन सब वस्तुओं में द्रव्यमान है। इनमें से कौन सी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है? टेबल, किताब, खुशी और कपड़े। जब हम टेबल, किताब या कपड़े उठाते हैं तो हमें भार महसूस होता है, अतः इन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है। पर खुशी ऐसी चीज है जो हम महसूस करते हैं। खुशी में भार नहीं होता। खुशी, दुख, चिंता, यह सब भावनाएं हैं जिन्हें हम अपने मन में अनुभव करते हैं। इनमें कोई भी भार नहीं होता। अब हमारे पास अपने सवाल का पहला जवाब आ गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान वह समान गुण है जो इन सब वस्तुओं में है। क्या कुछ और भी समान है? अगर आप अपने स्कूल की सारी टेबल को एक ही कमरे में रखना चाहें तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमरे में सीमित स्थान है और हर टेबल कुछ स्थान घेरती है। यह हम सभी वस्तुओं के लिए कह सकते हैं। टेबल, किताब, पानी, पत्थर सभी स्थान घेरते हैं। क्या सुख और दुख स्थान घेरते हैं? नहीं। हम इनका अनुभव अपने मन में करते हैं और वह स्थान नहीं घेरती हैं। अब हमारे पास अपने सवाल का एक और उत्तर आ गया कि ये सब वस्तुएं स्थान घेरती हैं और हमने पहले से ही पहला उत्तर निकाल रखा है कि इनमें द्रव्यमान होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं जिस चीज से बनी हैं उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है।
इसको पदार्थ का नाम दिया गया। अब हम पदार्थ को परिभाषित कर सकते हैं। जो भी वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, हम उसे पदार्थ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पदार्थ को और बारीकी से समझने के लिए पदार्थ का वर्गीकरण किया। यह वर्गीकरण भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया। रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण हम बाद में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे और पदार्थ की भौतिक प्रकृति की चर्चा करेंगे। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि हमारे आसपास की वस्तुएं जिस चीज से बनी हैं, वह कैसा व्यवहार करती है। बर्फ ठोस क्यों होती है और पानी बह कैसे जाता है? बर्फ पानी में बदल कैसे जाती है? यह सब जवाब हमको पदार्थ की भौतिक प्रकृति का अध्ययन करके मिलेंगे। आइए और देखते हैं। आइए चौक का उदाहरण लेते हैं। आप सभी ने चौक को ब्लैक बोर्ड पे चलाया होगा। आपने देखा होगा कि जब हम चौक ब्लैक बोर्ड पे चलाते हैं तो ब्लैक बोर्ड के नीचे सफेद रंग का पाउडर इकट्ठा हो जाता है। हम जानते हैं कि ये पाउडर चौक से आता है। अगर आप इस पाउडर को बारीकी से देखें तो आप देखेंगे कि यह कणों से बना है। यह कण इतने छोटे होते हैं कि चौक के एक छोटे से टुकड़े में इतने सारे कण होते हैं कि वह बहुत सारा लिख पाता है। अगर आप लकड़ी के एक टुकड़े को बोर्ड पे चलाएं तो क्या वह भी चौक की तरह लिखेगा? इसका जवाब है नहीं। परंतु हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो लकड़ी के एक टुकड़े को कणों में बदल सकती हैं। अपने सामने की दीवार को देखें। हम जानते हैं कि यह दीवार ईंटों से बनी है। अगर हम दीवार को तोड़ें तो हमको एक एक ईंट मिल सकती है। अगर हम ईंटों को तोड़ें तो हमको लाल रंग का पाउडर मिलेगा। वैज्ञानिक हमको बताते हैं कि ऐसा सभी चीजों के लिए सत्य है। इनमें से कौन सी चीजें कणों से मिलकर बनी हैं? टेबल, किताब, खुशी या कपड़े? उत्तर है टेबल, किताब और कपड़े, क्योंकि ये सब पदार्थ से बनी हैं। पदार्थ कणों से बने होते हैं। आइए नमक को पानी में मिलाने का एक क्रियाकलाप करते हैं। आपने इस प्रक्रिया में क्या देखा? सबसे पहले नमक को पानी डालने से पानी का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा, जब हम नमक को पानी में मिलाना शुरू करते हैं तो नमक पूरे पानी में फैल जाता है और इस वजह से पानी सफेद दिखने लगता है। तीसरा, कुछ देर मिलाने के बाद पानी का रंग फिर से साफ हो जाता है। और चौथा, नमक पूरा घुल जाने पर पानी का स्तर वापस पुराने स्तर पर आ जाता है। आइए इन अवलोकनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला अवलोकन, नमक को पानी में डालने से पानी का स्तर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नमक कुछ स्थान घेरता है और जब हम उसे पानी में डालते हैं तो पानी का स्तर उतना ही बड़ा होगा जितना स्थान नमक ने घेरा है। ये तो वही बात हो गई जैसे एक बचपन की कहानी में कौवा एक गिलास में पत्थर डालकर
पानी का स्तर बढ़ाता है और पानी पी पाता है। दूसरा अवलोकन, जब हम पानी को मिलाना शुरू करते हैं तो नमक पूरे पानी में फैल जाता है और इस वजह से पानी सफेद दिखने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नमक कुछ ऐसी वस्तु से बना है जो पूरे पानी में फैल सकती है। तीसरा अवलोकन, कुछ देर मिलाने के बाद पानी का रंग फिर साफ हो जाता है। पानी को गौर से देखिए, आपको नमक के कण नजर आना भी बंद हो गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि नमक गायब हो गया है? नहीं, हम जानते हैं कि नमक गायब नहीं हुआ है, सिर्फ पानी में घुल गया है, जिसकी वजह से हमें दिखना बंद हो गया है। चौथा अवलोकन, नमक पूरा घुल जाने पर पानी का स्तर वापस पुराने स्तर पर आ जाता है। पानी का स्तर वापस पुराने स्तर पर आ जाने का मतलब है कि नमक को जो स्थान चाहिए था, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ा था, अब उसे वो स्थान की आवश्यकता नहीं है। तो नमक गया कहाँ? पानी में ही नमक है, ये तो हम पानी को चख के साबित कर सकते हैं। हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नमक इतने छोटे टुकड़ों में टूट गया है कि हमको दिख नहीं रहा। हम इससे ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये छोटे कण कहीं ऐसी जगह चले गए हैं जहां इनको अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं है। पर ये छोटे कण गए कहां? आइए समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में 40 टेबल हैं और 40 बच्चे हैं। अब अगर किसी दिन क्लास में ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो वह बच्चे कहाँ बैठेंगे? जी हाँ, वह टेबलों के बीच वाली जगह में जाके बैठ जाएंगे, जो यहाँ पे पीले रंग के एरो द्वारा दिखाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे नमक और पानी वाले उदाहरण में होता है। पदार्थ कणों से बना है, इसका मतलब नमक भी कणों से बना होगा। नमक के कण आपको यहाँ दिख रहे हैं। अगर पदार्थ कणों से बना है तो इसका मतलब पानी भी कणों से बना है। पानी के कण आपको यहाँ पे नीले रंग के दिख रहे हैं। नमक के कण पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में जाके बैठ जाते हैं। जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा था कि बच्चे टेबलों के बीच में जो जगह है वहां जाके बैठ जाते हैं। नमक और पानी के कण इतने छोटे होते हैं कि हमको अपनी आंखों से अलग अलग दिखाई नहीं दे पाते। यह इतने छोटे हैं कि अगर हम लेंस का भी इस्तेमाल करें तब भी ये हमको नजर नहीं आएंगे। तो हमने इससे पदार्थ के बारे में क्या सीखा? पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से बने होते हैं और पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होते हैं। आइए पदार्थ के कणों को और बारीकी से समझते हैं। एक अगरबत्ती का उदाहरण लेते हैं। अगर कमरे के एक कोने में बिना जली हुई अगरबत्ती रखी हो तो क्या आपको उसकी महक कमरे के दूसरे कोने में आएगी? आप कहेंगे नहीं, कमरे के दूसरे कोने में अगरबत्ती को बिना जलाए उसकी महक नहीं आएगी। पर वहीं अगर मैं अगरबत्ती को जला दूं तो हम जानते हैं कि अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। अगर कमरे में पंखा ना हो और हवा एकदम स्थिर हो तो क्या अगरबत्ती की महक कमरे के दूसरे कोने तक पहुंचेगी? हाँ, नहीं या पंखा चलाना पड़ेगा? इसका जवाब है हाँ, पंखा चलाने की जरूरत नहीं है और अगरबत्ती की महक कमरे के दूसरे कोने में अपने आप फैल जाएगी। पर यह होता कैसे है? बिना पंखा चलाए या बिना हवा चलाए अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में कैसे फैल जाता है? इसका जवाब यह है कि अगरबत्ती के धुएं के कण गतिशील होते हैं। यह सारे पदार्थ के लिए सत्य है। किताब, पत्थर, पानी, ये सब पदार्थ जितने भी कणों से बने हैं वे सब कण गतिशील होते हैं। यह कण इतने छोटे होते हैं और इतना कम गति करते हैं कि हम इनको लेंस से भी नहीं देख सकते। अपने सामने रखी टेबल को देखें।
टेबल में जो पदार्थ के कण हैं, क्या वह गति कर रहे हैं? हाँ या नहीं? इसका जवाब है हाँ। पर अब आप सोचेंगे कि हमको ये कण गति करते हुए दिखते क्यों नहीं हैं? और टेबल को हाथ लगाने पे उनकी गति महसूस क्यों नहीं होती है? इसका जवाब ये है कि ये कण इतने छोटे हैं और इतना कम गति कर रहे हैं कि हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और लेंस लगाने पर भी हमको ये नजर नहीं आते हैं। इससे हमने ये सीखा कि पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। चूंकि हमने ये बात की है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, हमको यहाँ पर एक अवधारणा समझनी होगी जिसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या आपको कभी खेलते हुए गेंद लगी है? आप क्या महसूस करते हैं? जी हाँ, आप बहुत बल महसूस करते हैं। इस बल की वजह यह है कि चलती हुई गेंद में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा कणों की गति के कारण होने वाली ऊर्जा है। अगर कोई कण गति नहीं कर रहा है तो गतिज ऊर्जा शून्य रहेगी। अगर कोई कण गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा शून्य से ज्यादा रहेगी। गति जितनी ही ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। चूंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर एक और अवधारणा जो हमको समझ लेनी चाहिए, उसको कहते हैं विसरण। आइए अगरबत्ती का उदाहरण देखते हैं। हमने देखा था कि पंखे को बिना चलाए अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, और ये इस कारण होता है कि अगरबत्ती के धुएं के कण गतिशील होते हैं। पर क्या ये नमक और पानी के उदाहरण के लिए भी सत्य है? अगर मैं एक गिलास पानी में नमक डाल दूं, तो 1 घंटे में नमक के साथ क्या होगा? क्या नमक पानी में मिल जाएगा या नमक पानी के गिलास के नीचे पड़ा रहेगा? इसका उत्तर है कि नमक पानी में मिल जाएगा। हम जानते हैं कि ऐसा इस वजह से होता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इस वजह से नमक के कण पानी में विसरित हो जाएंगे। दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वतः मिल जाने को विसरण कहते हैं। पदार्थ के कणों की एक और भौतिक प्रकृति को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमको अपने दोस्तों द्वारा बनाई गई एक लाइन तोड़नी है। पहले उदाहरण में दोस्तों ने अपने हाथ आपस में बांधे हुए हैं। दूसरे उदाहरण में दोस्तों ने अपने हाथ बस छू रखे हैं। इन दोनों में कौन से उदाहरण में लाइन को तोड़ना ज्यादा आसान है? आप देख सकते हैं कि जिस उदाहरण में हाथ बस छू रहे हैं, वहां पे लाइन को तोड़ना ज्यादा आसान है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं जहां पे हम लाइन की जगह पदार्थ को तोड़ने का प्रयास करेंगे। एक कागज का टुकड़ा लेते हैं और उसको अपने हाथ से तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक थाली में पानी लेते हैं और अपनी उंगली को उसमें चलाने का प्रयास करते हैं। लाइन तोड़ने की तरह इनमें से किस उदाहरण में आपको अपनी उंगली को चलाना ज्यादा आसान था? पानी। आपने देखा कि जब हमने अपनी उंगली को पानी में चलाया तो हमको कम बल लगाना पड़ा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पानी वाला उदाहरण वैसा उदाहरण है जहां पे हमारे दोस्त लाइन में खड़े हैं और बस अपने हाथों को छू रहे हैं, और कागज वाला उदाहरण वैसा उदाहरण हुआ जहां पे हमारे दोस्त अपने हाथ आपस में बांध के खड़े हैं। कागज वाले उदाहरण में हमको ज्यादा बल इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि कागज के कणों के बीच में वैसे ही आकर्षक बल है जैसे हमारे दोस्तों के बीच में थे जब वह हाथ बांध के खड़े थे।
इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को नेम करना है और उनका एक एक एग्जाम्पल देना है। तो मैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है। सॉलिड में अगर मैं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बताऊं तो होता है एकदम कॉम्पैक्ट इस तरीके से। ठीक है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते अपनी पोजीशन से। लिक्विड्स की अगर बात करूं तो लिक्विड्स में अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, पार्टिकल मूव कर सकते हैं। ठीक है। यही अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में पार्टिकल्स एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मैं बात करूं वुडन बॉक्स, ठीक है, तो वो हो गया सॉलिड का एग्जाम्पल। लिक्विड की बात करूं तो वाटर बॉटल हैविंग वाटर। ठीक है। और अगर गैस की बात करूँ तो एयर एग्जाम्पल हो जाएगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर। अपने सामने रखी टेबल को देखें। क्या यह टेबल अपने आप अपना आकार बदलती है? आप कहेंगे नहीं। टेबल उसी आकार में रहती है जिसमें वह कल, पिछले हफ्ते और पिछले महीने भी थी। टेबल का आकार निश्चित होता है। इस टेबल को अपने हाथों से दबाने का प्रयास करें। क्या टेबल अपना आकार बदलती है? आप कहेंगे नहीं। थोड़ा और बल लगाएं। क्या अब आकार बदलता है? अब भी नहीं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर और बल भी लगाते हैं तब भी टेबल का आकार समान ही रहता है। अगर हम उससे भी ज्यादा बल लगाएं तो टेबल टूट जरूर सकती है, पर टेबल ना ही संपीड़ित होती है और ना ही उसका आकार बदलता है। अब टेबल द्वारा घेरे गए स्थान की चर्चा करते हैं। क्या वह बदलता है? नहीं। आपकी टेबल अभी भी उतना ही स्थान घेरती है जितना कल, पिछले हफ्ते या पिछले महीने घेरती थी। इसका मतलब यह हुआ कि टेबल का आयतन स्थिर रहता है। अगर हम और चीजों के बारे में सोचें, जैसे पत्थर, इस कमरे का दरवाजा, लोहे से बना हुआ चूल्हा या सिलेंडर, यह सभी चीजें अपना आकार नहीं बदलती और इनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं। इनको दबाने पर भी इनमें नगण्य संपीड़ितता होती है। यहां हमने जिन उदाहरणों की बात की वह सभी ठोस वस्तुएं हैं। अब हम ठोस पदार्थों की भौतिक प्रकृति की चर्चा कर सकते हैं। ठोस पदार्थों की भौतिक प्रकृति। ठोस पदार्थों का निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठोस पदार्थों का स्थिर आयतन होता है। ठोस पदार्थों में नगण्य संपीड्यता होती है और ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। इसका मतलब कि ठोस पदार्थ अपना आकार बदलते नहीं हैं, भले ही वह टूट जाएं। इन 4 बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिख लें। आइए ठोस पदार्थों के कुछ और उदाहरणों की चर्चा करते हैं। आपने रबर बैंड देखा होगा। जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा बल लगाते हैं तो रबर बैंड टूट भी सकता है। क्या हम इसे अब भी ठोस कह सकते हैं? हाँ।
आपने देखा होगा कि रबर बैंड पर बल लगाने से इसका आकार तो बदल जाता है, पर बल हटाने पे आकार वापस वैसा हो जाता है जैसा पहले था। रबर बैंड अपने निश्चित आकार को वापस ले लेता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि वह ठोस पदार्थ है। आइए नमक और चीनी की चर्चा करते हैं। आपने यह देखा होगा कि नमक और चीनी को जिस भी डब्बे या बर्तन में रखते हैं वे उसी का आकार ले लेते हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि नमक और चीनी का बाकी ठोस पदार्थों की तरह निश्चित आकार नहीं होता है? अगर आप बारीकी से देखें तो आप पाएंगे कि नमक और चीनी छोटे छोटे क्रिस्टल से बने होते हैं। इन क्रिस्टल का आकार और आयतन निश्चित रहता है और यह क्रिस्टल ठोस पदार्थों की तरह ही व्यवहार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक और चीनी ठोस पदार्थ हैं। आपने रुई या स्पंज देखा होगा। जब हम इनको अपने हाथों से दबाते हैं तो वह बहुत आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं या दब जाते हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि रुई और स्पंज ठोस नहीं हैं? नहीं, वह ठोस पदार्थ ही हैं। अगर आप बारीकी से देखें तो पाएंगे कि रुई और स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में वायु का समावेश होता है। जब हम इनको अपने हाथों से दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकल जाती है और वह आसानी से दब जाते हैं। यह वैसी ही बात हो गई जैसे एक बैग में और सामान अटाने के लिए हम सारे सामान को ऐसे आयोजित करते हैं कि रिक्त स्थान भी ना बचे। अतः हम कह सकते हैं कि रुई, स्पंज, नमक और रबर बैंड सभी ठोस हैं। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक गिलास में पानी लेते हैं और उसे अलग अलग बर्तनों में डालते हैं। अब थोड़ा सा पानी लेकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। आपने इस क्रियाकलाप में क्या देखा? जब हम पानी को बोतल में से गिलास में निकालते हैं तो क्या होता है? क्या पानी का आकार वैसा ही रहता है जैसा बोतल में था? नहीं, हम देखते हैं कि पानी गिलास में आने पे गिलास का आकार ले लेता है। जब हम पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास में निकालते हैं तो क्या होता है? क्या पानी का आयतन बदल जाता है? नहीं, पानी का आयतन उतना ही रहता है। जब हम पानी को जमीन पर गिरा देते हैं तो क्या होता है? क्या पानी दृढ़ रहता है? नहीं, पानी जमीन पे हर दिशा में बहता है। ऐसा व्यवहार सभी द्रव दर्शाते हैं। द्रवों की निम्नलिखित भौतिक प्रकृति होती है। द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वे उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिनमें उन्हें रखा गया है। द्रवों का आयतन स्थिर रहता है। द्रव तरल होते हैं, मतलब कि वह बह सकते हैं और दृढ़ नहीं होते हैं। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या आप पानी के अंदर सांस ले सकते हैं? अगर आप कभी पानी में गए होंगे तो आपको पता होगा कि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते हैं। पर पानी में मछलियां कैसे जीवित रहती हैं? इसका उत्तर है विसरण। आपको याद होगा कि हमने पहले विसरण की चर्चा की थी। क्या कोई बता सकता है कि विसरण क्या होता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वतः मिल जाने को विसरण कहते हैं।
आपको याद होगा कि हमने अगरबत्ती के धुएं का उदाहरण देखा था कि वह कैसे पूरे कमरे की हवा में फैल जाता है। इसी तरह वातावरण की गैसें विसरित होकर पानी में घुल जाती हैं। इन गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में मिलना जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जीव जंतुओं को सांस लेने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को कैसे ले पाती हैं? उनके पास ऐसे विशेष अंग होते हैं जो उन्हें घुली हुई ऑक्सीजन देने में सक्षम बनाते हैं। आप इसके बारे में जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। विसरण की दर द्रवों में ठोस पदार्थों से ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण अधिक स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। क्या ठोस पदार्थों में भी विसरण होता है? हाँ, पर बहुत धीरे। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर आप चौक से ब्लैकबोर्ड पे कुछ लिखकर बहुत दिनों के लिए लिखा छोड़ देते हैं, जैसे कि गर्मी की छुट्टियों में, तो उसको मिटा पाना मुश्किल हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि चौक के कणों का ब्लैकबोर्ड की सतह में विसरण हो जाता है। ठोस पदार्थों में विसरण होता है, पर बहुत ही कम दर पे। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। हमने पहले संपीड़न की चर्चा की थी। हम अब एक ठोस, द्रव और गैस को संपीड़ित करने का प्रयास करेंगे। हम कुछ वस्तुएं लेते हैं। ठोस के लिए चौक, द्रव के लिए पानी और गैस के लिए हवा। हम इन सब को एक सिरिंज में डालते हैं और संपीड़ित करते हैं। क्या आपको पता है सिरिंज क्या होती है? अगर आपने कभी किसी को इंजेक्शन लगते हुए देखा होगा तो आप इसको पहचानते होंगे। आइए देखते हैं। अपनी एनसीईआरटी पुस्तक के क्रियाकलाप 1.11 पर जाएं और चर्चा करें। जिस सिरिंज के अंदर चौक है उसको दबाने में मुश्किल होती है और चौक संपीड़ित नहीं होती है। जिस सिरिंज के अंदर द्रव है उसको दबाने में थोड़ी मुश्किल होती है और द्रव बहुत कम संपीड़ित होता है। जिस सिरिंज के अंदर हवा है उसको दबाने में आसानी होती है और गैस ठोस और द्रव पदार्थों की तुलना में ज्यादा संपीड़ित होती है। इसका निष्कर्ष यह है कि गैसों का संपीड़न सबसे आसान होता है। द्रव बहुत ही कम संपीड़ित होते हैं और ठोस पदार्थों में संपीड़न नगण्य होता है। हमने इस क्रियाकलाप से क्या सीखा? हमने सीखा कि गैस ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में सबसे आसानी से संपीड़ित हो जाती है। क्या आप इसका कोई और उदाहरण जानते हैं? क्या आपने कभी रसोई में गैस सिलेंडर देखा है? गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है? एक गैस सिलेंडर में कितनी गैस होती है जिससे हम इतने दिनों तक गैस चला पाते हैं? गैस सिलेंडर में एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। बहुत सारी गैस को जब सिलेंडर के अंदर संपीड़ित किया जाता है तो वह द्रव में बदल जाती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की ही तरह संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल पेट्रोल की जगह वाहनों को चलाने में किया जाता है और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। हम रोजमर्रा के जीवन में गैसों के बारे में और क्या देखते हैं? हमने रसोई में खाना बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग करने के बारे में बात की थी। जब भोजन रसोई में पकाया जा रहा हो तो हम पके हुए भोजन को दूर से ही सूंघ सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आप खाना ना पकते वक्त भी भोजन को दूर से सूंघ पाते हैं? नहीं,
हम पके हुए भोजन को सूंघने में सक्षम होते हैं क्योंकि पके हुए भोजन की सुगंध के कण विसरण की प्रक्रिया के कारण हवा में फैल जाते हैं। क्या आपको पहले चर्चा की गई अगरबत्ती के धुएं का उदाहरण याद है? हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गैसों के कण ठोस या द्रव पदार्थों के कणों की तुलना में बहुत अधिक गति से सभी दिशाओं में घूमते हैं। परिणाम स्वरूप गैस के कण ठोस और द्रव पदार्थों के कणों की तुलना में तेजी से विसरित होते हैं और परिणाम स्वरूप हम पके हुए भोजन को सूंघने में सक्षम होते हैं और बिना पके भोजन को नहीं। हम गैसों को और कहां देखते हैं? क्या आपने कभी अपने हाथ में गुब्बारा लिया है? यदि आप गुब्बारे को दबाने की कोशिश करते हैं तो आपको गैस का दबाव महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? गैस के कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। हमने गतिज ऊर्जा की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। क्या आपको याद है कि गतिज ऊर्जा क्या है? हमने पढ़ा था कि एक चलती हुई गेंद में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। चूंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए उनमें भी गतिज ऊर्जा होती है। चूंकि गैसों के कण ठोस या द्रव पदार्थों के कणों की तुलना में ज्यादा तेज गति कर रहे होते हैं, इसलिए उनमें अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। जब बहुत सारे ऐसे उच्च गति वाले कण गुब्बारे की दीवारों से टकराते हैं, तो वे अंदर से गुब्बारे की सतह पर दबाव डालते हैं। यह वैसी ही स्थिति है जैसे आपको गेंद लगती है और आपको बल महसूस होता है। अब हम गैसों की भौतिक प्रकृति को परिभाषित कर सकते हैं। गैसों का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता, वे पूरे उपलब्ध क्षेत्र में फैल जाती हैं। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जिन बर्तनों में गैसों को रखा जाता है, वे उसकी दीवारों पर दबाव डालती हैं। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। आइए उसका एक सारांश देखें। ठोस पदार्थों का स्थिर आयतन होता है और निश्चित आकार होता है। द्रव पदार्थों का स्थिर आयतन होता है, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता। गैसों का ना ही स्थिर आयतन होता है और ना ही कोई निश्चित आकार होता है। हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। यह गति ठोस पदार्थों में न्यूनतम होती है, द्रवों में उससे ज्यादा होती है और गैसों में अधिकतम होती है। हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है। यह आकर्षण ठोस पदार्थों में अधिकतम होता है, द्रवों में उससे कम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। यह रिक्त स्थान ठोस पदार्थों में न्यूनतम होते हैं, द्रवों में उससे ज्यादा होते हैं और गैसों में अधिकतम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण ठोस पदार्थों में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। हमने पढ़ा था कि पदार्थ संपीड़ित हो सकते हैं। यह संपीड़ितता ठोस पदार्थों में न्यूनतम होती है, द्रवों में उससे ज्यादा और गैसों में अधिकतम होती है। हमने पढ़ा था कि पदार्थ विसरित होते हैं। विसरण की दर ठोस पदार्थों में न्यूनतम होती है, द्रवों में उससे ज्यादा और गैसों में अधिकतम होती है। इस सूचना के आधार पर इस टेबल को अपनी कॉपी में पूरा करने का प्रयास करें। ये रहे इसके उत्तर। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें।
अब इन क्लास एक्सरसाइज करेंगे। अपनी एनसीईआरटी पुस्तक के पाठ के अंत के अभ्यास से क्वेश्चन नंबर 2 करें और अपनी संकल्प साइंस वर्कबुक के एक्सरसाइज 9C 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 10 करें। हमने पहले पानी का उदाहरण देखा था। हमने देखा था कि पदार्थ के सभी 3 अवस्थाओं में पानी कैसे मौजूद है। ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में पानी और गैस अवस्था में जल वाष्प। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पानी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदलता है? हम जानते हैं कि पानी को बर्फ में बदलने के लिए हमें उसे ठंडा करना पड़ता है। हम यह भी जानते हैं कि पानी को वाष्प में बदलने के लिए हमें उसे गर्म करना पड़ता है। लेकिन पानी गर्म या ठंडा होने पे पानी के कणों के साथ क्या होता है? आइए देखते हैं। हम अब पदार्थ के कणों पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। आइए अब तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप बर्फ के कणों की गति बढ़ जाती है। बर्फ को दी गई यह ऊष्मा ऊर्जा बर्फ के कणों के बीच आकर्षक ताकतों से ज्यादा प्रभाव ला पाती है। यह तब तक चलता है जब तक कि बर्फ के कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं और तब बर्फ पानी में बदल जाती है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव के रहते ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे ठोस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। गलनांक वह तापमान है जिस पर गतिज ऊर्जा का प्रभाव कणों के आकर्षक बल से ज्यादा हो जाता है। इसलिए किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अगर गलनांक ऊंचा है, इसका मतलब कणों के बीच का आकर्षण बल मजबूत है। अगर गलनांक कम है, तो इसका मतलब कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर है। संगलन की प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। हम एक बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। पिछले वीडियो से हम यह जानते हैं कि बर्फ पिघलने लगेगी। निम्नलिखित बिंदुओं पर तापमान को देखें। जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, जब बर्फ पिघल रही होती है और जब बर्फ पूरी पिघल चुकी होती है। क्या आपको कुछ अनोखा दिखता है? हम देखते हैं कि तीनों मामलों में तापमान समान ही रहता है। हम बीकर को गर्म तो कर रहे हैं, पर तापमान स्थिर ही रहता है। यह कैसे मुमकिन है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? पिछली क्रियाकलाप में हमने देखा था कि अवस्था के परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। इसका कारण यह है कि अवस्था के परिवर्तन के दौरान दी जा रही ऊष्मा का उपयोग कणों के आकर्षण बल पर काबू पाने में होता है। चूंकि इस ऊष्मा से तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसे छुपी हुई ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है, जहां की प्रसुप्त का मतलब है छुपा हुआ। गलनांक पे वायुमंडलीय दबाव पे 1 किलो ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक गर्मी ऊर्जा की मात्रा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है।
क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? ठोस पदार्थ का गलनांक क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ के लिए संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है? 2 मिनट का समय लें और यह अपनी कॉपी में लिख लें। अब हम पानी के द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। जब हम तरल पानी को गर्मी देते हैं तो पानी के कण तेजी से गति करने लगते हैं और पानी का तापमान बढ़ जाता है। कुछ समय बाद कणों में आकर्षण की ताकतों से मुक्त होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। जब ऐसा होता है तब तरल पानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। जिस तापमान पर एक द्रव उबलना शुरू होता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। पानी के लिए यह तापमान 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन है। आपको याद रहे, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमको सेल्सियस टेम्परेचर में 273 जोड़ना होता है। हमने ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। हमने द्रव से गैस अवस्था के परिवर्तन के बारे में भी पढ़ा था। पर कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण है कपूर। अपनी एनसीईआरटी पुस्तक के क्रियाकलाप 1.13 पर जाएं और चर्चा करें। हम देखते हैं कि जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो वह गायब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चला गया है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस प्रक्रिया का उल्टा यानी कि गैस से ठोस अवस्था में सीधे रूपांतरण को निक्षेपण कहा जाता है। आइए अब दबाव के परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम पदार्थ पर दबाव डालते हैं तो क्या होता है। आपको क्या लगता है कि अगर हम गैस पर दबाव डालेंगे तो क्या होगा? हम जानते हैं कि गैस के कण स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और उनके बीच बड़े ज्यादा रिक्त स्थान होते हैं। जब हम गैसों पर दबाव डालते हैं तो उनके कण कंटेनर की दीवारों द्वारा लगाए गए बल के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के करीब ढकेल दिए जाते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि कणों की गति बढ़ने पे तापमान में वृद्धि हो जाती है। उल्टा देखें तो कणों का तापमान कम करने से कणों की गति धीमी हो जाती है। अगर दबाव लगाने के साथ तापमान को कम किया जाता है तो गैसों को द्रव अवस्था में बदल दिया जा सकता है। यदि दबाव बढ़ाने के साथ तापमान को और कम किया जाता है तो गैसों को सीधा ठोस अवस्था में भी बदल दिया जा सकता है। इसका एक उदाहरण शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस है, जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कुछ ऐसा दिखता है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तापमान और दबाव दोनों ही पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करते हैं और इनमें से किसी को बदलने से पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। 2 मिनट का समय लें और ये अपनी कॉपी में लिख लें। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?
किसी भी पदार्थ के लिए अवस्था के परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? अब इन क्लास एक्सरसाइज करेंगे। अपनी एनसीईआरटी पुस्तक के अभ्यास में क्वेश्चन 7, 8 और 9 का प्रयास करें और अपनी अवंती वर्कबुक की एक्सरसाइज 9C 1.3 में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 8 का प्रयास करें। रिकॉल टेस्ट। पढ़ाए गए विषय पर अब एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। अपनी किताब को बंद कर लें और कॉपी को एक नए पेज पर खोल लें। स्क्रीन पर अभी कुछ सवाल दिखाए जाएंगे। इन सवालों के केवल उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यह एक क्लास टेस्ट है और आपको आपस में बातचीत नहीं करनी है। तैयार हो जाइए। चलिए अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल, बर्फ का गलनांक डैश है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल, डैश में गैसीय पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तीसरा सवाल, डैश ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलो द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। चौथा सवाल, दबाव लगाने और तापमान कम करने पर गैस को द्रव में बदल सकते हैं, सही या गलत। पांचवा सवाल, ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना डैश कहलाता है। समय समाप्त। हमें आशा है कि आपने सारे उत्तर लिख लिए होंगे। अपने सहपाठियों से अपनी कॉपियों की अदला बदली कर लें। अब सभी सवालों के उत्तर दिखाए जाएंगे। आपको अपने सहपाठी की कॉपी चेक करनी है। सही जवाब के लिए 1 अंक दें, गलत जवाब के लिए 0 अंक दें और अंत में टोटल अंक लिख दें। पहला सवाल, बर्फ का गलनांक ए और बी दोनों हैं। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। दूसरा सवाल, निक्षेपण में गैसीय पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तीसरा सवाल, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ही वह ऊष्मा है जो 1 किलो द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। चौथा सवाल, दबाव लगाने और तापमान कम करने पर गैस को द्रव में बदल सकते हैं, ये एक सही वाक्य है। पांचवा सवाल, ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इनमें से किसी भी सवाल में अगर आपको कोई संदेह हो तो अपना हाथ उठाएं। अपने सहपाठी से अपनी कॉपी वापस लेकर अपने अंक देख लें। टीचर के अंक पूछने पर अपना हाथ उठाएं। कॉन्सेप्ट टेस्ट। पढ़ाए गए विषय पर अब कुछ क्विज लिए जाएंगे। अपनी किताब बंद कर लें। स्क्रीन पर अभी एक सवाल दिखाया जाएगा। इस सवाल के 4 विकल्प होंगे। आपको इन 4 विकल्पों में से अपना उत्तर चुनना है। ध्यान रहे कि आप किसी से बात ना करें और अपना उत्तर अपने पास ही रखें। तैयार हो जाइए। एलपीजी सिलेंडर पर विचार करें जिसका उपयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं। सिलेंडर के अंदर पदार्थ किस अवस्था में है, गैसीय या द्रव? ए गैसीय अवस्था क्योंकि यह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, या फिर बी द्रव अवस्था क्योंकि हम इसको द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। सोचने का समय समाप्त। जब हम आपसे पूछें तो अपने उत्तर के लिए वोट दें। अपना हाथ उठाएं और दिखाएं। आपको अपनी संकल्प किताब के पीछे कॉन्सेप्ट टेस्ट के वोटिंग कार्ड्स मिलेंगे। अगर आपका उत्तर ए है तो ए का कार्ड दिखाएं, बी है तो बी का कार्ड दिखाएं, सी है तो सी का कार्ड और डी है तो डी का कार्ड।
अगर आपके पास ये वोटिंग कार्ड्स नहीं हैं तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4 दिखाएं। सबको एक ही समय पे वोट करना है। अपना ही उत्तर बताएं, आपको चर्चा करके अपना उत्तर बदलने का वक्त बाद में दिया जाएगा। तैयार हो जाइए। 3, 2, 1, वोट। अब अपने दोस्तों के साथ सवाल पर चर्चा करने के लिए 2 मिनट का समय लें। अपने मित्रों का उत्तर पूछें। यदि अलग है तो पूछें क्यों। यदि समान है तो चर्चा करें कि कैसे। चर्चा करें। चर्चा का समय समाप्त। अपने नए उत्तर के लिए वोट करें। तैयार हो जाइए। 3, 2, 1, वोट। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बी, द्रव अवस्था, क्योंकि हम इसको द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आपको याद होगा हमने गैस सिलेंडर की चर्चा करी थी। गैस सिलेंडर में एलपीजी होती है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। बहुत सारी गैस को जब सिलेंडर के अंदर संपीड़ित किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर है बी।